हाय एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। गाइज़, हमने अभी वो मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है साइंस का। तो इसके बाद अब हम जो साइंस का मुझे जितना कराना था वो सारे करा दिए, सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी करा रखे हैं और मॉडल क्वेश्चन पेपर भी करा दिया। तो अब हम सोशल साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। 2020 का मैंने ऑलरेडी करा रखा है, तो ये 2022 का पेपर है, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, इस क्वेश्चन में जो पेपर होता है सोशल साइंस का, इसके अंदर 29 क्वेश्चन आते हैं। 1 से 10 तक के जो प्रश्न हैं वो 1-1 अंक के होते हैं, यानी कि 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे शुरू के। फिर 11 से लेकर 18 तक के 3-3 नंबर के होते हैं और 19 से 28 तक 4 के। और उसके बाद जो 29वां 29th क्वेश्चन होता है वो मैप का होता है, यानी कि मानचित्र का। इंग्लिश में देखो 29 क्वेश्चन हैं, 1 to 10 1 मार्क्स के हैं, 11 to 18 3 मार्क्स का है और 19 to 28 4 मार्क्स का है और फिर 29 है जो वो मैप वाला क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस करेंगे 1 मार्क्स के। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना बिना टाइम वेस्ट किए इनको। तो सबसे पहले हमारा जो ये क्वेश्चन है फर्स्ट, इसमें क्या है, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब लाई गई? व्हेन डिड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कम टू इंडिया? इसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी। तो कब आई है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, 16th सेंचुरी। देखो, ये फैक्ट्स हैं तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि 16th सेंचुरी में इंडिया में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस आई थी। आई थिंक 1556 के आसपास आई थी ये, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जो 1 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न में कौन खरीफ की फसल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? ऑप्शन है चावल, दैट इज राइस, गेहूँ, व्हीट, मक्का, मेज़, मूंगफली, ग्राउंडनट। इनमें से कौन नहीं है? तो खरीफ की फसल वो होती हैं जिनको सर्दी के टाइम में काटा जाता है, जिनको नवंबर, दिसंबर या अक्टूबर से दिसंबर के टाइम पे जिनकी कटाई होती है, और जिनको गर्मी में यानी कि जून जुलाई के टाइम पे जिनकी बुआई की जाती है। तो खरीफ की फसल चावल है, मक्का और मूंगफली है, गेहूँ नहीं है। गेहूँ रबी की फसल है, तो व्हीट यानी कि गेहूँ इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें नहीं पूछा है ना कौन नहीं है खरीफ की फसल, तो गेहूँ नहीं है, व्हीट नहीं है खरीफ क्रॉप, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन। इंडिया में किस में कहाँ पे वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व है? लोकसभा में, विधानसभा में, विधानसभा का मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मंत्रिमंडल में, कैबिनेट्स, पंचायती राज संस्थाओं में, पंचायती राज बॉडीज। तो महिलाओं के लिए आरक्षण ना लोकसभा में है, ना विधानसभा में, ना मंत्रिमंडल में। ये होता है पंचायती राज व्यवस्थाओं में, पंचायती राज संस्थाओं में, पंचायती राज बॉडीज़। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा इसमें। आरक्षण या रिजर्वेशन का मतलब होता है कि जैसे पंचायती राज संस्थाओं की बात देखो कि जो कोई सीट, कुछ सीट ऐसी फिक्स कर देते हैं कि इन पे बस जो वुमेन है, महिलाएं हैं, वही इलेक्शन के लिए लड़ सकती हैं, वही कैंडिडेट हो सकती हैं। कुछ रिजर्व कर देते हैं, उन पे जो मेल कैंडिडेट है वो नहीं इलेक्शन लड़ सकते, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है अब इसके बाद, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेज बॉक्साइट एज अ रॉ मटीरियल? कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें बॉक्साइट एज अ रॉ मटीरियल यूज होता है, यानी किसको बनाने में यूज करते हैं बॉक्साइट को? लोहा एवं इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, उर्वरक उद्योग, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, सीमेंट उद्योग, सीमेंट इंडस्ट्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम उद्योग में बॉक्साइट को यूज़ किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप में। उसके बाद है हमारा 5th क्वेश्चन, ये है ऑपरेशन फ्लड क्या है? व्हाट इज़ ऑपरेशन फ्लड? तो ऑपरेशन फ्लड 1970 में ये लॉन्च किया गया था। एक प्रोग्राम था, भारत में दूध के उत्पादन को, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था ये, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड एक कार्यक्रम था जिसे 1970 में भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB द्वारा शुरू किया गया था। NDDB का मीनिंग होगा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाना था, यानी कि बिल्कुल राष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह से एक मुहिम चलाई जाए कि जो किसान हैं उनको बहुत सारी प्रोत्साहन मिले, बहुत सारी सब्सिडी मिले, जिससे दूध का उत्पादन बढ़े। Operation Flood was a program which was started by the National Dairy Development Board, that is NDDB of India in 1970. 1970 में ये प्रोग्राम का नाम था ऑपरेशन फ्लड। इसको व्हाइट रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, सफ़ेद क्रांति।
इट्स मेन एम वॉज टू क्रिएट अ नेशनल मूवमेंट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाना इसका मेन पर्पज था इस प्रोग्राम का, ऑपरेशन फ्लड, दैट इज़ व्हाइट रिवॉल्यूशन। उसके बाद 6th क्वेश्चन है, शहरीकरण से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मीन्ड बाय अर्बनाइजेशन? तो क्या होता है शहरीकरण? जो गांव के एरिया है उनका शहर में बदल जाना या गांव से लोगों का धीरे धीरे शहर की तरफ शिफ्ट हो जाना, उसको बोलते हैं शहरीकरण। ग्रामीण क्षेत्रों के शहरी क्षेत्रों में विकसित होने की प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। गांव का एरिया धीरे धीरे वो एक टाउन बनता है, फिर सिटी बनने लगता है, तो इसको शहरीकरण कहते हैं। अर्बनाइजेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूरल एरियाज इनटू अर्बन एरियाज। रूरल एरिया कहते हैं गांव के इलाके को और अर्बन एरिया कहते हैं शहर के इलाके को। तो 6th क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 7th क्वेश्चन है, भारत के एक प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र का नाम बताइए। स्टेट द नेम ऑफ वन मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरिया इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है राजस्थान में। राजस्थान भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें किसी एक का पूछा था, 2nd नंबर पे गुजरात आता है, 3rd पे असम आता है, तो किसी एक का लिख सकते हो। हमने यहाँ पे राजस्थान दिया है। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? What is the meaning of per capita income? तो पर कैपिटा इनकम का मतलब है कोई भी किसी एक देश के जो एक व्यक्ति है, एक इंसान है, उसकी कितनी इनकम है, जो एनुअल इनकम है वो कितनी है। प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का सूचक है। उससे पता चलता है कि हमारे देश का आर्थिक विकास कैसा है। अगर प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी तो देश अच्छे से तरक्की कर रहा है। ये अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अर्जित आय है। एक व्यक्ति कितनी आय आ रही है उसकी, उसी को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। और इसको कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा कोई एक आदमी कितनी कमा रहा है? तो इसकी गणना देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से भाग देकर की जाती है। जितनी टोटल आय है, जितने सब लोगों ने मिलके आय की है, मतलब उनकी सैलरी है जितनी टोटल है, और उसको कुल जनसंख्या से भाग कर देंगे तो प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं उसको। यानी एक तरीके से एवरेज निकालते हैं, इसमें औसत निकालते हैं। पर कैपिटा इनकम इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पर कैपिटा इनकम एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडिकेटर है, किसी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शो करता है कि वो किस कंडीशन में है। इट इज़ द इनकम अर्न बाय ईच पर्सन इन द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में हर एक इंसान है जो वो कितना अर्न कर रहा है, ये पता चलता है इससे। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय इट्स पॉपुलेशन। टोटल कंट्री की टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, जो अमाउंट आएगा उसी को बोलेंगे पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सेवा योजना NSS यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम का कोई एक उद्देश्य लिखिए। राइट एनी वन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम NSS। तो NSS का उद्देश्य क्या होता है? NSS का एकमात्र उद्देश्य युवा छात्रों को सामुदायिक सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए अनुभव प्रदान करना है। यानी कि देखो क्या होता है NSS में, ये सब सिखाई जाती है, साफ़ सफाई करना, ब्लड डोनेट करना, तो जिससे उनका जो व्यक्तित्व है उसका अच्छे से विकास हो, एक अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक बने, इसका एक तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाती है इसके अंदर। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ NSS इज़ डेवलपिंग द पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट यूथ थ्रू वॉलंटरी कम्युनिटी सर्विस। वॉलंटरी होती है, वॉलंटरी का मतलब होता है कि जिसका आपको कोई पैसा नहीं मिलता, आप सिर्फ सेवा के लिए करते हैं वो काम। तो पर्सनैलिटी और कैरेक्टर बिल्ड करना स्टूडेंट्स का सोशल सर्विस से, कम्युनिटी सर्विस से, यही ऑब्जेक्टिव है इसका। 10th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर सूखा आपदा प्रबंधन हेतु कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्राउट डिजास्टर मैनेजमेंट एट नेशनल लेवल? अगर किसी भी देश में सूखा पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा सूखे के जो हालात हो जाते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी मिनिस्ट्री है ये बताना है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, रेल मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्ट्री? तो जो ये है ड्राउट डिजास्टर मैनेजमेंट या सूखा आपदा प्रबंधन है, जो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है वो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री या कृषि मंत्रालय। क्योंकि सूखा पड़ता है तो जंगलों पे उसका असर पड़ता है, ज़मीन पे असर पड़ता है, तो ये सब किस में आएंगे? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में आएंगे, कृषि मंत्रालय में आएंगे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के थे, 1-1 नंबर के 10 ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमने सारे इस वीडियो में कवर कर लिए। इस वीडियो में इतना ही करेंगे। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। सिंपल से ही आंसर थे ये, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।